सुबह का समय था। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने कामों के लिए निकल रहे थे और दुनिया रोज की तरह अपने फैसलों और चुनौतियों से भरी हुई थी। हम सभी हर दिन अनगिनत निर्णय लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। कौन सा काम पहले करना है, किस अवसर को चुनना है, किस रास्ते पर चलना है। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे एक तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच अक्सर अधूरी जानकारी, धारणाओं और मानसिक जालों से प्रभावित होती है। यही वो जगह है जहां मेंटल मॉडल्स हमारी मदद करते हैं। इस किताब का मूल विचार यही है कि अगर आप दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, बेहतर फैसले लेना चाहते हैं और जीवन में कम गलतियां करना चाहते हैं, तो आपको सही मानसिक ढांचे यानी मेंटल मॉडल्स की ज़रूरत है। ये वही विचार है जिसे सुपर थिंकिंग कहा गया है। ये किताब इसी विचार के बारे में है। मेंटल मॉडल्स दरअसल सोचने के शॉर्टकट हैं। वे ऐसे विचार हैं जो हमें किसी स्थिति को जल्दी समझने में मदद करते हैं। जब आप इन मॉडल्स को समझ लेते हैं तो आप किसी भी समस्या को पहले से ज़्यादा स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में क्रिटिकल मास का मेंटल मॉडल है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि किसी भी नेटवर्क आधारित बिजनेस के सफल होने के लिए एक न्यूनतम संख्या में यूजर्स की ज़रूरत होती है। जैसे टैक्सी ऐप्स, अगर शहर में पर्याप्त ड्राइवर नहीं होंगे तो लोग उस सेवा का उपयोग नहीं करेंगे, और अगर पर्याप्त ग्राहक नहीं होंगे तो ड्राइवर भी उस प्लेटफॉर्म से जुड़ना नहीं चाहेंगे। देखते ही देखते ये एक साधारण विचार नहीं रहता, बल्कि एक रणनीतिक सोच बन जाता है। आप सोचने लगते हैं कितने यूजर्स चाहिए, किस क्षेत्र में पहले शुरुआत करनी चाहिए, क्या कंपनी खुद शुरुआती संसाधन उपलब्ध करा सकती है ताकि ये क्रिटिकल मास जल्दी हासिल हो सके। यही है सुपर थिंकिंग। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने एक बार कहा था कि यदि आपके दिमाग में अलग अलग क्षेत्रों के कई मेंटल मॉडल्स नहीं हैं तो आप दुनिया को सही ढंग से समझ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि केवल तथ्यों को याद करना काफ़ी नहीं है। जब तक वे तथ्य किसी सिद्धांत के ढांचे में जुड़े नहीं होते तब तक वे उपयोगी नहीं बनते। यानी केवल जानकारी होना काफ़ी नहीं है, आपको उस जानकारी को समझने के लिए सही ढांचा चाहिए। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आपने पहली बार गणित में गुणा सीखा होगा तो शायद आपको बताया गया होगा कि गुणा वास्तव में बार बार जोड़ना ही है। अगर आपको 7 को 158 बार जोड़ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत समय लेगा, इसलिए हम गुणा का उपयोग करते हैं। 7 गुणा 158, एक ही क्षण में उत्तर मिल जाता है। अब सोचिए अगर आपको गुणा का सिद्धांत ना पता हो, हर बार आपको जोड़कर ही उत्तर निकालना पड़ेगा। जीवन में भी यही होता है। जिन लोगों के पास मेंटल मॉडल्स नहीं होते वे हर समस्या को शून्य से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनके पास सही मॉडल्स होते हैं वे तुरंत ऊंचे स्तर की सोच पर पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि ये किताब मानसिक मॉडल्स को सुपर मॉडल्स कहती है, क्योंकि जब आप इन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच का स्तर बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये मॉडल्स हमें जन्म से नहीं आते, इन्हें सीखना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के बहुत से लोगों को गिनती तक का ज्ञान नहीं था। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कुछ जनजातियों के पास आज भी संख्याओं की स्पष्ट अवधारणा नहीं है। वे केवल थोड़ा और ज़्यादा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए वे 3 या 4 से ज़्यादा चीज़ों को ठीक से गिन भी नहीं सकते। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, जिस तरह गणित के सिद्धांत सीखने से हमारी गणना की क्षमता बढ़ती है, उसी तरह मेंटल मॉडल सीखने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। और यही इस किताब का उद्देश्य है, आपको ऐसे विचार देना जो आपकी सोच को तेज, स्पष्ट और प्रभावी बना दें। लेखकों के अनुसार दुनिया की अधिकांश समस्याओं को समझने के लिए आपको सैकड़ों सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। लगभग 80 या 90 महत्वपूर्ण मेंटल मॉडल्स ही आपके जीवन के अधिकांश फैसलों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और इनमें से भी कुछ मॉडल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे बार बार अलग अलग परिस्थितियों में काम आते हैं। लेकिन इन मॉडल्स को सीखना किसी सुपर हीरो बनने जैसा नहीं है कि अचानक आपको शक्तियाँ मिल जाएं। ये एक यात्रा है। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा और उसके बाद उसे अपनी शक्तियों को विकसित करने में समय लगा। ठीक उसी तरह जब आप पहली बार इन मेंटल मॉडल्स के बारे में सीखते हैं तो ये केवल शुरुआत होती है। असली शक्ति तब आती है जब आप इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये मॉडल्स आपके दिमाग में स्वतः आने लगते हैं। जब भी आप किसी समस्या का सामना करते हैं, आपका दिमाग तुरंत उन मॉडल्स को पहचानने लगता है जो स्थिति पर लागू होते हैं, और तब आपकी सोच बदल जाती है। आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझदारी से निर्णय लेते हैं। यही है सुपर थिंकिंग की शुरुआत। लेकिन इससे पहले कि हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझना सीखें, हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल समझना होगा। हम इतनी बार गलत क्यों होते हैं? हर दिन हम दर्जनों फैसले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम सही साबित हों, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया जटिल है, अनिश्चित है और लगातार बदल रही है। इसलिए हमेशा सही होना लगभग असंभव है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, और वो तरीका है कम गलत होना। आप हर दिन दर्जनों फैसले लेते हैं। कभी ये फैसला कि कौन सा काम पहले करना है, कभी ये कि किस अवसर को स्वीकार करना है, और कभी ये कि किस जोखिम से बचना है।
हर निर्णय के पीछे एक उम्मीद होती है कि हम सही साबित हों। लेकिन सच ये है कि दुनिया इतनी जटिल है कि हमेशा सही होना लगभग असंभव है। इसलिए समझदार लोग एक अलग रणनीति अपनाते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वे कम से कम गलत हों। यही विचार एक पुराने गणितज्ञ कार्ल जैकोबी ने भी व्यक्त किया था। उनका सिद्धांत था, समस्या को उल्टा करके सोचो। अगर आप हमेशा सही होना चाहते हैं तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि लोग गलत कैसे होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि गलतियां कहाँ होती हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। इसे समझने के लिए टेनिस का एक उदाहरण लेते हैं। टेनिस में अक्सर खिलाड़ी मैच इसलिए नहीं हारता कि सामने वाले ने कोई अद्भुत शॉट खेल दिया। कई बार वो इसलिए हारता है क्योंकि उसने खुद ही एक आसान गेंद को नेट में मार दिया। इसे टेनिस में अनफोर्स्ड एरर कहा जाता है, यानी ऐसी गलती जिसे आसानी से टाला जा सकता था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी समस्याएं इसलिए नहीं होती कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हमने साधारण गलतियां कर दी, जैसे बिना सोचे निवेश करना, बिना जानकारी के निर्णय लेना या किसी स्थिति के सभी विकल्पों को समझे बिना प्रतिक्रिया देना। अगर आप इन अनावश्यक गलतियों को कम कर दें तो आपके सही निर्णयों की संख्या स्वतः बढ़ जाती है। यही कम गलत होने का सिद्धांत है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कई बार आप पूरी ईमानदारी और समझदारी से निर्णय लेते हैं, फिर भी परिणाम गलत निकल सकता है। इसका कारण है अनिश्चितता। दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यहीं पर एक दिलचस्प विचार आता है जिसे एंटी फ्रेजाइल कहा जाता है। एंटी फ्रेजाइल का मतलब है ऐसी चीज जो कठिन परिस्थितियों से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप जिम में व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर को तनाव देते हैं। ये तनाव आपकी मांसपेशियों को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उन्हें मजबूत बनाता है। ठीक इसी तरह अगर आपकी सोच एंटी फ्रेजाइल है तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर अनुभव आपकी समझ को थोड़ा और गहरा बना देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति गलतियों से डरता नहीं, वो उनसे सीखता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर हमें कम गलत होना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इसका उत्तर है पहले सिद्धांतों से सोचने की आदत। पहले सिद्धांतों से सोचने का मतलब है किसी भी समस्या को सबसे बुनियादी सच्चाइयों तक तोड़ देना और फिर वहीं से समाधान बनाना। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहा जाता है। अक्सर हम समस्याओं को उसी तरह हल करने की कोशिश करते हैं जैसे दूसरे लोग करते आए हैं। हम परंपराओं और सामान्य धारणाओं को सच मान लेते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स सोच हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ को मूल स्तर तक तोड़कर समझो। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण एलन मस्क देते हैं। जब लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरियां बहुत महंगी होती हैं और हमेशा महंगी ही रहेंगी, तो मस्क ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बैटरी को उसके मूल घटकों में तोड़कर देखा। उन्होंने सोचा, बैटरी किन पदार्थों से बनती है? कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और कुछ अन्य तत्व। अगर इन कच्चे पदार्थों की कीमत इतनी है तो पूरी बैटरी इतनी महंगी क्यों होनी चाहिए? इस सोच ने एक नया रास्ता खोल दिया। अगर आप मूल पदार्थों से बैटरी बनाते हैं और प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं तो लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है। यही फर्स्ट प्रिंसिपल्स की ताकत है। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप पारंपरिक सोच की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन केवल सोच लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपकी धारणाएं गलत भी हो सकती हैं। इसलिए अगला कदम है अपनी धारणाओं को वास्तविक दुनिया में परखना। इस प्रक्रिया को डी रिस्किंग कहा जाता है। हर विचार कुछ धारणाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके मन में कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे लोग इस उत्पाद को खरीदेंगे, ये उत्पाद बनाया जा सकता है, इससे लाभ कमाया जा सकता है और बाजार पर्याप्त बड़ा है। अगर इनमें से कोई भी धारणा गलत निकली तो पूरा विचार विफल हो सकता है। इसलिए समझदार लोग शुरुआत में ही इन धारणाओं को परखने की कोशिश करते हैं। वे छोटे प्रयोग करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक और महत्वपूर्ण विचार जन्म लेता है जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है किसी भी विचार का सबसे छोटा, सबसे सरल वर्जन बनाना जिसे वास्तविक लोगों द्वारा आजमाया जा सके। बहुत से लोग एक बड़ी योजना बनाते हैं और महीनों तक उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन जब वो योजना वास्तविक दुनिया में आती है तो पता चलता है कि लोग उसे चाहते ही नहीं। इसलिए समझदार उद्यमी पहले एक छोटा वर्जन बनाते हैं, उसे लोगों के सामने रखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन ने एक बार कहा था कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के पहले वर्जन पर शर्म नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे बहुत देर से लॉन्च किया। इसका मतलब ये नहीं कि काम खराब होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक दुनिया से मिलने वाला फीडबैक ही सबसे मूल्यवान शिक्षक होता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है
चीज़ों को सरल रखना। कई बार हम समस्याओं को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। हम बहुत सारे अनुमान लगा लेते हैं और बहुत सारी धारणाएं जोड़ देते हैं। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि अक्सर सबसे सरल व्याख्या ही सही होती है। इस सिद्धांत को ऑकम्स रेजर कहा जाता है। इसका अर्थ है, जब कई संभावित व्याख्याएं हों तो सबसे सरल व्याख्या को पहले जांचना चाहिए। इसे समझने के लिए एक मज़ेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन साथी की तलाश कर रहा है। वो कहता है कि उसका साथी एक खास देश का होना चाहिए, उसकी आंखों का रंग ऐसा होना चाहिए, उसे खास प्रकार का संगीत पसंद होना चाहिए और उसे बिल्कुल वही फिल्में पसंद होनी चाहिए जो उसे पसंद है। इस तरह की लंबी सूची वास्तव में संभावनाओं को बहुत सीमित कर देती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सोचने लगे कि वास्तव में किसी रिश्ते में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे समझदारी, सम्मान, हास्य और आकर्षण, तो उसका दृष्टिकोण बहुत सरल और व्यावहारिक हो जाएगा। यही ऑकम्स रेजर का सिद्धांत है। जीवन में अक्सर सबसे सरल उत्तर ही सबसे सही होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग हमेशा सरल रास्ता नहीं चुनता। हम अक्सर ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो वास्तविकता से ज़्यादा जटिल होती हैं। हम अनावश्यक धारणाएं जोड़ देते हैं और फिर उन्हीं पर विश्वास करने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां सोच की कुछ बड़ी मानसिक गलतियां जन्म लेती। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो वास्तव में है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां और हमारे विश्वास, ये सभी मिलकर हमारी दृष्टि बनाते हैं। इसी कारण दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरीके से समझ सकते हैं। भौतिकी में इस विचार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसका मतलब है वो दृष्टिकोण जिससे आप किसी चीज को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हैं। आपके लिए ट्रेन के अंदर सब कुछ स्थिर दिखाई देता है। आपके सामने बैठा व्यक्ति भी स्थिर है, सीटें भी स्थिर हैं और आपका बैग भी वहीं रखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर उसी ट्रेन को देखे तो उसे सब कुछ तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। सच्चाई ये है कि दोनों ही दृष्टिकोण सही हैं। फर्क केवल देखने के नजरिए का है। जीवन में भी यही होता है। हम अक्सर किसी स्थिति को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और मान लेते हैं कि हमारी समझ ही पूरी सच्चाई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है। इसी वजह से कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट के बारे में एक नया विचार लेकर आता है। वो इसे इस तरह प्रस्तुत करता है कि ये कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन वही विचार अगर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस तरह रखा जाए कि इसमें बहुत अधिक खर्च होगा, तो संभव है कि वो तुरंत उसका विरोध कर दे। यहीं पर एक महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल सामने आता है, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है किसी जानकारी को इस तरह प्रस्तुत करना कि वो लोगों को एक विशेष तरीके से दिखाई दे। जब हम किसी विचार को पेश करते हैं तो अक्सर उसे ऐसे शब्दों में रखते हैं जो हमारे पक्ष को मजबूत बनाते हैं। समस्या ये है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति भी हमें कोई जानकारी देता है तो वो भी उसी तरह उसे फ्रेम करके प्रस्तुत करता है, और अगर हम सावधान नहीं होते तो हम उसी फ्रेम के प्रभाव में आ जाते हैं। इसी कारण समझदार लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी भी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। मीडिया में इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एक ही घटना के बारे में अलग अलग समाचार चैनल अलग अलग तरीके से खबर पेश करते हैं। एक ही कहानी दो अलग अलग हेडलाइन में बिल्कुल अलग अर्थ दे सकती है। इसलिए जब भी आप कोई जानकारी सुने या पढ़ें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या इस घटना को किसी और तरीके से भी समझा जा सकता है? यही सवाल आपको अधिक वस्तुनिष्ठ सोचने में मदद करता है। लेकिन फ्रेमिंग ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे हमारी सोच प्रभावित होती है। कभी कभी बहुत छोटे संकेत भी हमें एक विशेष दिशा में ढकेल देते हैं। इसे नजिंग कहा जाता है। नजिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना मजबूर किए धीरे से एक विशेष निर्णय की ओर ढकेलना। उदाहरण के लिए किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू देखिए। अक्सर कुछ डिशेस को विशेष बॉक्स में दिखाया जाता है या उनके आगे शेफ स्पेशल लिखा होता है। इसका उद्देश्य आपको ये संकेत देना होता है कि यही विकल्प सबसे अच्छा है। आपको मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन आपको धीरे से उसी दिशा में ढकेला जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स भी यही करती हैं। वे कुछ उत्पादों को बेस्ट सेलर या लिमिटेड ऑफर लिखकर दिखाती हैं ताकि आपका ध्यान वहीं जाए। धीरे धीरे ये छोटे संकेत हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। एक और दिलचस्प मानसिक मॉडल है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है कि जब हम किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर पहली जानकारी को आधार बना लेता है। वही जानकारी हमारे लिए एक एंकर की तरह काम करती है। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और एक जैकेट देखते हैं जिसकी मूल कीमत 10,000 रुपए लिखी होती है। उसके नीचे लिखा है आज केवल 5,000 रुपए में।
तुरंत आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सौदा है, लेकिन संभव है कि उस जैकेट की वास्तविक कीमत ही 5,000 के आसपास हो। मूल कीमत को ज्यादा दिखाकर आपके दिमाग में एक एंकर बना दिया गया। अब आपको हर कम कीमत एक बड़ी छूट जैसी लगेगी। व्यापार की दुनिया में इस मानसिक मॉडल का उपयोग बहुत सामान्य है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस प्रभाव को समझे बिना निर्णय लेने लगते हैं। इसी तरह एक और मानसिक जाल है उपलब्धता पूर्वाग्रह, जिसे अंग्रेजी में अवेलेबिलिटी बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं जो हाल ही में हमारे सामने आई हों या जिनके बारे में हमने ज्यादा सुना हो। उदाहरण के लिए, अगर मीडिया में लगातार अपराध की खबरें दिखाई जाएं, तो लोगों को लगने लगता है कि अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक आंकड़े कुछ और कहानी बता सकते हैं। कई बार अपराध की दर घट रही होती है, लेकिन लगातार खबरें देखने के कारण लोगों को लगता है कि स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। हमारा दिमाग हाल की जानकारी को ज्यादा महत्व देता है और बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देता है। आज के डिजिटल युग में यह समस्या और भी बढ़ गई है। इंटरनेट पर एल्गोरिथम हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हम पहले से पसंद करते हैं। अगर आपको किसी विशेष प्रकार की खबरें या विचार पसंद हैं, तो प्लेटफॉर्म आपको उसी तरह की और सामग्री दिखाने लगते हैं। धीरे धीरे आप केवल उसी दृष्टिकोण के संपर्क में रहते हैं। इसे फिल्टर बबल कहा जाता है। फिल्टर बबल के अंदर रहते हुए हमें लगता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग हमारी ही तरह सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम केवल एक सीमित जानकारी के दायरे में रह रहे होते हैं। जब कई फिल्टर बबल एक साथ बनते हैं तो वे एको चेंबर बन जाते हैं। एको चेंबर में वही विचार बार बार दोहराए जाते हैं। लोग केवल उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो उनसे सहमत होते हैं। धीरे धीरे अलग दृष्टिकोण सुनने की आदत खत्म हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमारी सोच और भी संकीर्ण हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में बेहतर सोच विकसित करना चाहते हैं, तो आपको जानबूझकर अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनना होगा। आपको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकलकर दुनिया को देखना होगा, क्योंकि जब आप केवल वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, तो आप पूरी सच्चाई से दूर होते जाते हैं। लेकिन दुनिया को समझने की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश समस्याएं वस्तुओं या विचारों से नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ी होती हैं, और लोगों को समझना शायद जीवन की सबसे कठिन कला है। दुनिया की लगभग हर बड़ी समस्या के केंद्र में लोग होते हैं। तकनीक, पैसे, संसाधन, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंततः निर्णय लोग ही लेते हैं और परिणाम भी उन्हीं से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर आप बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको लोगों को समझना सीखना होगा। लेकिन यही सबसे कठिन काम भी है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे ही सोचते होंगे जैसे हम सोचते हैं। हम ये मान लेते हैं कि उनकी परिस्थितियां भी हमारी जैसी ही होंगी, और फिर हम उसी आधार पर उनके व्यवहार का अनुमान लगाने लगते हैं। यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। किसी भी विवाद या संघर्ष को देखिए। हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी होती है। हर व्यक्ति मानता है कि वो सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कहानी का एक तीसरा संस्करण भी होता है। इसे तीसरी कहानी का मानसिक मॉडल कहा जाता है। पहली कहानी आपकी होती है, दूसरी कहानी सामने वाले की होती है, और तीसरी कहानी वो होती है जो एक निष्पक्ष दर्शक बताएगा। अगर आप किसी झगड़े या विवाद को ऐसे देख सकें जैसे कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख रहा हो, तो अक्सर आपको स्थिति ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। कल्पना कीजिए कि किसी बातचीत का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया हो और उसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। वो क्या देखेगा? वो क्या कहेगा कि वास्तव में क्या हुआ था? ये सोचने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपका दृष्टिकोण ही पूरी सच्चाई नहीं है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति को अलग तरीके से देख सकते हैं, तो आपके अंदर सहानुभूति पैदा होती है, और सहानुभूति किसी भी रिश्ते या बातचीत को बेहतर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। इसी विचार से जुड़ा एक और मानसिक मॉडल है मोस्ट रिस्पेक्टफुल इंटरप्रिटेशन। इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको समझ में ना आए, तो उसकी व्याख्या सबसे सम्मानजनक तरीके से करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी सहकर्मी को ईमेल भेजा और कई दिनों तक उसका कोई जवाब नहीं आया। पहला विचार जो दिमाग में आता है वो ये हो सकता है कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन अगर आप सबसे सम्मानजनक व्याख्या अपनाएं, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त होगा या उसे अभी पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। सच्चाई ये है कि जब तक आपको वास्तविक कारण पता नहीं होता, तब तक कोई भी व्याख्या केवल अनुमान ही होती है। अगर आप नकारात्मक अनुमान लगाते हैं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सम्मानजनक व्याख्या अपनाते हैं तो संवाद का रास्ता खुला रहता है। इसी तरह एक और प्रसिद्ध सिद्धांत है हैनलिन का रेजर। इसका अर्थ यह है कि कभी भी किसी गलती को दुर्भावना से मत जोड़ो जब वो लापरवाही से भी समझाई जा सकती हो। यानी अगर किसी व्यक्ति से कोई नुकसान हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो।
कई बार लोग बस पर्याप्त ध्यान नहीं देते। आज के डिजिटल युग में ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो हम उसके चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और शरीर की भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम केवल टेक्स्ट संदेश पढ़ते हैं तो ये सभी संकेत गायब हो जाते हैं। इस कारण एक साधारण संदेश भी कभी-कभी कठोर या नकारात्मक लग सकता है। अगर कोई आपको केवल ओके लिखकर जवाब देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। संभव है कि वो बस व्यस्त हो या जल्दी में हो। इसलिए समझदारी यही है कि हम दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय धैर्य और सहानुभूति रखें। लेकिन हमारे दिमाग में एक और गहरी समस्या होती है जिसे मनोविज्ञान में फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। ये वो प्रवृत्ति है जिसमें हम दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को परिस्थितियों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो बहुत लापरवाह इंसान है। लेकिन अगर हम खुद कभी जल्दी में सिग्नल पार कर जाएं तो हम तुरंत बहाना बना लेते हैं। शायद हमें किसी ज़रूरी जगह पहुंचना था, शायद हम देर हो रहे थे। दूसरों के लिए हम स्वभाव को दोष देते हैं और अपने लिए परिस्थितियों को। इसी को सेल्फ सर्विंग बायस भी कहा जाता है। हम अपने बारे में हमेशा बेहतर सोचते हैं और दूसरों के बारे में जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए समझदार लोग हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस व्यक्ति की परिस्थिति को पूरी तरह से समझ रहा हूं? अगर नहीं तो शायद मेरा निर्णय अधूरा है। इसी सोच को और गहरी देने वाला एक बहुत शक्तिशाली मानसिक मॉडल है वेल ऑफ इग्नोरेंस। इस विचार को दार्शनिक जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार जब हम समाज के नियमों या नीतियों के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद को एक ऐसी स्थिति में कल्पना करनी चाहिए जहां हमें ये पता न हो कि हम समाज में किस स्थान पर होंगे। मान लीजिए आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां गरीबी और अमीरी दोनों मौजूद हैं। अगर आपको ये पता नहीं कि आप उस दुनिया में अमीर पैदा होंगे या गरीब, तो आप किस तरह के नियम बनाना चाहेंगे? संभव है कि आप ऐसे नियम बनाना चाहेंगे जो सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण हो, क्योंकि अगर आप गरीब पैदा हुए तो वही नियम आपकी रक्षा करेंगे। ये मानसिक मॉडल हमें दूसरों की स्थिति को समझने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कौन से परिवार में जन्म होगा, कौन सी परिस्थितियां मिलेंगी, ये सब काफी हद तक भाग्य पर निर्भर करते हैं। इसी विचार को कभी-कभी बर्थ लॉटरी भी कहा जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि दुनिया पूरी तरह न्यायपूर्ण है और हर व्यक्ति वही पाता है जिसका वो हकदार है। इस सोच को जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। कई बार लोग कठिन परिस्थितियों में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन की शुरुआत ही कठिन मिली। अगर हम केवल ये मान लें कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है तो हम बहुत सी वास्तविक समस्याओं को समझने से चूक जाते हैं। कभी कभी लोग इतने लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि वो धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि वो कुछ बदल ही नहीं सकते। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफलता या कठिनाई का सामना करता है तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे, परिणाम नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि उसके प्रयास से फर्क पड़ सकता है, उसकी सोच बदलने लगती है। यही कारण है कि सही समर्थन और अवसर मिलने पर लोग अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन सभी मानसिक मॉडल्स का एक ही उद्देश्य है, हमें लोगों को बेहतर तरीके से समझना। क्योंकि जब हम दूसरों की परिस्थितियों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने लगते हैं तो हमारे निर्णय भी अधिक संतुलित और समझदार हो जाते हैं। और यही वो क्षमता है जो हमें जीवन में कम गलत होने की दिशा में आगे बढ़ाती है। लेकिन अभी तक हमने केवल सोचने की कुछ बुनियादी गलतियों और मानव व्यवहार को समझने के मॉडल्स देखे हैं। अब तक हमने ये समझा कि बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें कम गलत होना सीखना होगा। हमने देखा कि हमारी सोच अक्सर पूर्वाग्रहों, अधूरी जानकारी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। लेकिन जीवन में केवल लोगों को समझना ही पर्याप्त नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज है समय। समय हमारे जीवन का सबसे सीमित संसाधन है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो नया अवसर मिल सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम में से अधिकतर लोग समय के बारे में सोचते ही नहीं। हम रोज अपने घंटों को छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर समय गया कहां। यहीं एक बेहद शक्तिशाली मानसिक मॉडल सामने आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वो कीमत जो हम किसी एक विकल्प को चुनते समय दूसरे विकल्प को छोड़कर चुकाते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का खाली समय है। आप उस समय में कोई फिल्म देख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या आराम कर सकते हैं। जब आप इनमें से एक विकल्प चुनते हैं तो बाकी सभी विकल्पों को छोड़ देते हैं। यही छोड़े गए विकल्प आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपने पूरा समय सोशल मीडिया पर बिताया तो आपने उसी समय में कुछ नया सीखने का अवसर खो दिया। इसलिए समझदार लोग केवल ये नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, वे ये भी सोचते हैं कि वे क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर निर्णय के साथ एक अदृश्य कीमत जुड़ी होती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने समय को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि हर हाँ के पीछे कई ना छिपे होते हैं। लेकिन समय से जुड़ा एक और मानसिक मॉडल है जो हमारी आदतों को समझने में मदद करता है। इसे इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब है किसी चीज का उसी अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति। भौतिकी में इसका उदाहरण बहुत सरल है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी बल उसे रोक न दे। मानव जीवन में भी यही होता है। अगर हम किसी अच्छी आदत की शुरुआत कर देते हैं, जैसे रोज व्यायाम करना, पढ़ना या सीखना, तो धीरे धीरे वो आदत हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर हम आलस्य या टालमटोल की आदत में फंस जाते हैं तो वही इनर्शिया हमें वहीं बनाए रखता है। इसलिए जीवन में सबसे कठिन काम अक्सर शुरुआत करना होता है। एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटे छोटे कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बड़ा बदलाव करना होगा तभी उनका जीवन बदलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे बदलावों की निरंतरता ही बड़ी सफलता बनाती है। समय के साथ जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि छोटी छोटी प्रगति समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा परिणाम बना देती है। ये सिद्धांत निवेश की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। जब आप पैसे को निवेश करते हैं और उस पर मिलने वाला लाभ भी दोबारा निवेश करते हैं तो धीरे धीरे वो धन तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग केवल पैसे तक सीमित नहीं है, ज्ञान भी कंपाउंड होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कुछ वर्षों में आपका ज्ञान कई गुना बढ़ सकता है। इसी तरह रिश्ते भी कंपाउंड होते हैं। छोटे छोटे सकारात्मक व्यवहार, सम्मान और भरोसा समय के साथ मिलकर मजबूत संबंध बनाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का उल्टा प्रभाव भी होता है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी बुरी आदतों में समय बिताते हैं तो उनका असर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यही कारण है कि छोटे निर्णय भी लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। एक और दिलचस्प मानसिक मॉडल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये विचार इंजीनियरिंग और निवेश दोनों में उपयोग होता है। जब इंजीनियर कोई पुल बनाते हैं तो वे उसे केवल उतना मजबूत नहीं बनाते जितना रोज के उपयोग के लिए जरूरी है। वे अतिरिक्त मजबूती रखते हैं ताकि अगर अचानक ज्यादा भार आ जाए तो भी पुल सुरक्षित रहे। इसे सुरक्षा का मार्जिन कहते हैं। जीवन में भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर आप अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं और बचत नहीं करते तो कोई भी अप्रत्याशित घटना आपको मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन अगर आपके पास सुरक्षा का मार्जिन है तो आप अचानक आने वाली समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इसी तरह निर्णय लेते समय भी हमें हमेशा थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। और यही हमें एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल की ओर ले जाता है, मर्फी का नियम। मर्फी का नियम कहता है कि अगर कोई चीज गलत हो सकती है तो वो कभी न कभी गलत जरूर होगी। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें डराना नहीं है। इसका उद्देश्य हमें तैयार करना है। जब आप मान लेते हैं कि समस्याएं आ सकती हैं तो आप पहले से ही बेहतर तैयारी करते हैं। यही कारण है कि विमान उद्योग, अंतरिक्ष मिशन और चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियां हमेशा बैकअप सिस्टम के साथ बनाई जाती हैं, क्योंकि वहां एक छोटी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इन सभी मानसिक मॉडल्स का एक ही उद्देश्य है, हमें ये सिखाना कि समय, जोखिम और अवसर को कैसे समझा जाए। जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं तो आप अपने समय को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनर्शिया को समझते हैं तो आप अच्छी आदतों की शुरुआत करने का महत्व समझते हैं। जब आप कंपाउंडिंग को समझते हैं तो आप छोटे छोटे सुधारों की शक्ति को पहचानते हैं। और जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मर्फी के नियम को समझते हैं तो आप जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं। धीरे धीरे ये सभी विचार मिलकर आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी है। जीवन में सबसे कठिन फैसले वे होते हैं जिनमें अनिश्चितता शामिल होती है। कभी हमें पता नहीं होता कि कौन सा विकल्प सही साबित होगा। जीवन में सबसे कठिन फैसले वे होते हैं जिनमें निश्चितता नहीं होती। कभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, कभी परिणाम भविष्य पर निर्भर होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि सभी विकल्प सही भी लगते हैं और जोखिम भरे भी। यहीं से निर्णय लेने की असली कला शुरू होती है।
अक्सर लोग ये मानते हैं कि सही निर्णय वही है जिसका परिणाम अच्छा निकले, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम बहुत समझदारी से निर्णय लेते हैं फिर भी परिणाम खराब निकल सकता है, और कई बार लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं फिर भी वे सफल हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग केवल परिणाम को देखकर निर्णय की गुणवत्ता नहीं मापते, वे उस प्रक्रिया को देखते हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया गया था। यहीं एक महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल सामने आता है, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। प्रोबेबिलिस्टिक सोच का मतलब है कि हर निर्णय को निश्चितता की बजाय संभावना के आधार पर देखना। मान लीजिए आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो व्यवसाय सफल होगा या असफल, लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सफलता की संभावना कितनी है और असफलता का जोखिम कितना है। जब आप निर्णय को इस तरह देखने लगते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि कोई भी विकल्प पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। हर विकल्प में कुछ न कुछ जोखिम होता है। समझदार निर्णय लेने का मतलब है ऐसे विकल्प चुनना जिनमें संभावित लाभ जोखिम से अधिक हो। लेकिन यहाँ एक और समस्या सामने आती है, हमारा दिमाग अक्सर संभावनाओं को सही तरीके से समझ नहीं पाता। अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि किसी बीमारी की संभावना केवल 1% है तो वो शायद शांत रहेगा, लेकिन अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जाए जिसे वही बीमारी हुई थी तो अचानक उसे खतरा बहुत बड़ा लगने लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है, आंकड़ों से नहीं। इसलिए समझदार लोग भावनाओं के साथ साथ आंकड़ों को भी महत्व देते हैं। लेकिन केवल संभावना समझना ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी समझना होता है कि जोखिम कैसे काम करता है। यहीं रिस्क और रिवॉर्ड का सिद्धांत सामने आता है। जीवन में अक्सर जितना बड़ा संभावित लाभ होता है उतना ही बड़ा जोखिम भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिल्कुल नए स्टार्टअप में निवेश करते हैं तो ये संभव है कि वो बहुत बड़ा सफल हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि वो पूरी तरह असफल हो जाए। इसके विपरीत, अगर आप किसी स्थिर और स्थापित व्यवसाय में निवेश करते हैं तो जोखिम कम होगा लेकिन लाभ भी सीमित हो सकता है। इसलिए समझदार निवेशक हमेशा ये सोचते हैं कि जोखिम और लाभ का संतुलन क्या है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है, सिस्टम बनाम गोल। अक्सर लोग केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें एक निश्चित सफलता हासिल करनी है, लेकिन समस्या ये है कि लक्ष्य केवल परिणाम को दर्शाता है, प्रक्रिया को नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे फिट होना है तो ये केवल एक लक्ष्य है, लेकिन अगर वो रोज व्यायाम करने और संतुलित भोजन करने की आदत बना ले तो ये एक सिस्टम बन जाता है, और जब सिस्टम सही होता है तो लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे अमीर बनना है तो ये केवल एक इच्छा है, लेकिन अगर वो नियमित बचत, निवेश और सीखने की आदत विकसित कर ले तो समय के साथ परिणाम बदलने लगते हैं। सिस्टम हमें रोज छोटे छोटे सही निर्णय लेने में मदद करता है, और यही छोटे निर्णय समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। लेकिन निर्णय लेने की दुनिया में एक और बड़ी समस्या है, हम अक्सर केवल वही जानकारी देखते हैं जो हमारे विचारों का समर्थन करती है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। जब हम किसी विचार पर विश्वास करने लगते हैं तो हम उसी तरह की जानकारी खोजने लगते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करे। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि कोई खास निवेश बहुत अच्छा है तो वो केवल उन्हीं लेखों और सलाहों को पढ़ेगा जो उस निवेश की तारीफ करते हों। वो उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देगा जो जोखिम के बारे में बताती हैं। इसलिए समझदार लोग हमेशा अपनी सोच को चुनौती देते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं गलत हो सकता हूँ? वे उन विचारों को भी सुनते हैं जो उनके विश्वास से अलग होते हैं। यही आदत उन्हें अधिक संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अक्सर लोग केवल किसी निर्णय के तुरंत परिणाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हर निर्णय के कई स्तर के परिणाम होते हैं। पहला परिणाम तुरंत दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद कई और प्रभाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या अचानक कम कर देती है तो उसका तुरंत परिणाम ये हो सकता है कि खर्च कम हो जाए, लेकिन इसके बाद क्या होगा? हो सकता है कि बाकी कर्मचारी असुरक्षित महसूस करें, उनका मनोबल गिर जाए और उत्पादकता कम हो जाए। यानी एक निर्णय का दूसरा और तीसरा प्रभाव भी होता है। जो लोग केवल पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं वे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों के बारे में भी सोचते हैं वे अधिक दूरदर्शी होते हैं। इसी को सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है। धीरे धीरे जब आप इन मानसिक मॉडल्स को समझने लगते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप हर निर्णय को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक सिस्टम के हिस्से के रूप में देखते हैं। आप जोखिम, संभावना और परिणाम के विभिन्न स्तरों को समझने लगते हैं,
और यही वो क्षमता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन अभी भी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में केवल निर्णय लेना ही काफी नहीं है। कई बार हमें संघर्षों को समझना पड़ता है, लोगों के बीच टकराव को संभालना पड़ता है और जटिल परिस्थितियों में संतुलन बनाना पड़ता है। जीवन में निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन कई बार उससे भी कठिन होता है लोगों के साथ होने वाले संघर्षों को समझना और संभालना। चाहे वो परिवार में मतभेद हो, कार्यस्थल पर विवाद हो या समाज में बड़े स्तर का टकराव, हर जगह एक चीज समान होती है, लोग अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं। और जब दो लोग अपने अपने दृष्टिकोण को पूरी सच्चाई मान लेते हैं, तब टकराव पैदा होता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो अधिकांश संघर्ष विचारों के कारण नहीं, बल्कि समझ की कमी के कारण होते हैं। यही वो जगह है जहां कुछ शक्तिशाली मानसिक मॉडल हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले एक सरल लेकिन गहरा विचार समझते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया को देखता है, इसलिए जो चीज आपको स्पष्ट और सही लगती है, वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह गलत लग सकती है। इसी कारण समझदार लोग बहस जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। संघर्ष को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव का मतलब है वो कारण जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हैरान हो जाते हैं। हमें लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर हम उसके इंसेंटिव को समझ लें तो उसका व्यवहार अचानक समझ में आने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी का सेल्स कर्मचारी ग्राहकों को ऐसे उत्पाद बेच रहा है जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं है। बाहर से देखने पर यह गलत लग सकता है, लेकिन अगर उसकी नौकरी का मूल्यांकन केवल बिक्री के आंकड़ों से हो रहा है तो उसका इंसेंटिव यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करे। यानी समस्या व्यक्ति नहीं, बल्कि उस सिस्टम में छिपी हो सकती है जिसने ऐसे इंसेंटिव बनाए हैं। इसी कारण समझदार नेता केवल लोगों को नहीं बदलते, बल्कि सिस्टम और इंसेंटिव को भी समझते हैं। जब इंसेंटिव सही होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से सही दिशा में काम करने लगते हैं। संघर्ष को समझने में एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है ट्रेड ऑफ। जीवन में अक्सर हर निर्णय के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। हम एक चीज हासिल करते हैं और दूसरी चीज छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से बहुत अधिक काम करवाती है ताकि उत्पादकता बढ़ सके, तो संभव है कि अल्पकाल में परिणाम अच्छे मिले, लेकिन लंबे समय में कर्मचारियों का तनाव बढ़ सकता है और उनका मनोबल गिर सकता है। यानी हर लाभ के साथ एक संभावित नुकसान भी होता है। इसी को ट्रेड ऑफ कहते हैं। समझदार निर्णय लेने का मतलब है इन ट्रेड ऑफ्स को समझना और संतुलन बनाना। लेकिन संघर्ष और निर्णय की दुनिया में एक और गहरा मानसिक मॉडल है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी ये समझने की कोशिश करती है कि जब कई लोग एक दूसरे के निर्णयों से प्रभावित होते हैं तो वे कैसे निर्णय लेते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है कैदी की दुविधा। कल्पना कीजिए, दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया है। पुलिस दोनों से कहती है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ गवाही देता है और दूसरा चुप रहता है तो गवाही देने वाले को रिहा कर दिया जाएगा और दूसरे को लंबी सजा मिलेगी। अगर दोनों चुप रहें तो दोनों को हल्की सजा मिलेगी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दें तो दोनों को मध्यम सजा मिलेगी। अब समस्या ये है कि दोनों को ये नहीं पता कि दूसरा क्या करेगा। इस स्थिति में अक्सर दोनों अपने अपने हित को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देते हैं। परिणाम ये होता है कि दोनों को मध्यम सजा मिलती है, जबकि अगर दोनों सहयोग करते तो हल्की सजा मिलती। ये उदाहरण हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। कई बार लोग व्यक्तिगत हित में निर्णय लेते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वो निर्णय सभी के लिए नुकसानदायक बन जाता है। यही कारण है कि समाज में नियम, विश्वास और सहयोग इतने महत्वपूर्ण होते हैं। जब लोगों के बीच भरोसा होता है तो वे सहयोग करना सीखते हैं, और जब सहयोग बढ़ता है तो सभी के लिए बेहतर परिणाम संभव होते हैं। लेकिन मानव व्यवहार में एक और दिलचस्प पहलू है। लोग केवल तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लेते, भावनाएं भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। कभी कभी लोग सम्मान, प्रतिष्ठा या न्याय की भावना के कारण ऐसे निर्णय लेते हैं जो आर्थिक रूप से उनके लिए लाभदायक नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो नुकसान उठाकर भी विरोध कर सकता है। इसलिए किसी भी संघर्ष को समझने के लिए केवल तर्क पर्याप्त नहीं होता। हमें यह भी समझना होता है कि लोगों की भावनाएं, विश्वास और मूल्य क्या हैं। यही कारण है कि सफल नेता और वार्ताकार केवल आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, वे लोगों की भावनाओं और प्रेरणाओं को भी समझते हैं।
जब आप किसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना बहुत उपयोगी होता है। ये सवाल है, सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है। कई बार लोग जो कहते हैं वो उनकी वास्तविक इच्छा नहीं होती, वो केवल एक स्थिति होती है, लेकिन उसके पीछे कोई गहरी जरूरत या चिंता छिपी होती है। जब आप उस वास्तविक जरूरत को समझ लेते हैं तो समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि संघर्ष केवल जीत और हार का खेल नहीं होता। कई बार सही समाधान वो होता है जिसमें दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। यही सोच सहयोग और समझदारी की ओर ले जाती है। इन मानसिक मॉडलों को समझने से हम ये सीखते हैं कि मानव व्यवहार सरल नहीं होता। लोग अपने अनुभवों, इंसेंटिव्स, भावनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और जब हम इन सभी पहलुओं को समझने लगते हैं तो हम संघर्षों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन अभी भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि जीवन में केवल संघर्षों को समझना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होता है कि लोगों की क्षमता को कैसे जगाया जाए, कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए और कैसे एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। हर इंसान के भीतर एक क्षमता छिपी होती है। कई बार वो क्षमता दिखाई देती है, कई बार परिस्थितियों के कारण दब जाती है। लेकिन अगर सही वातावरण मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो वही साधारण व्यक्ति असाधारण परिणाम दे सकता है। यही कारण है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है। असली नेतृत्व वो है जो लोगों के अंदर छिपी क्षमता को पहचान सके और उसे विकसित होने का अवसर दे सके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे प्रेरित होते हैं और किन परिस्थितियों में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मानव व्यवहार को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब है कि हमारे कार्यों के परिणाम वापस आकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई करता है और उसे अच्छे अंक मिलते हैं तो ये परिणाम उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप बन जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसे कोई प्रोत्साहन या परिणाम नहीं मिलता तो धीरे धीरे उसका उत्साह कम हो सकता है। इसलिए समझदार नेता और शिक्षक हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को समय पर सही फीडबैक मिले। फीडबैक केवल आलोचना नहीं होता। असल में सबसे प्रभावी फीडबैक वो होता है जो व्यक्ति को ये दिखाए कि वो कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार कर सकता है। जब लोगों को ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके प्रयासों का परिणाम मिल रहा है तो वे और बेहतर काम करने लगते हैं। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार है स्किल और चैलेंज का संतुलन। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाए जो उसकी क्षमता से बहुत आसान है तो वो जल्दी ही बोर हो जाएगा। लेकिन अगर काम इतना कठिन हो कि उसे असंभव लगे तो वो निराश हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन तब होता है जब चुनौती व्यक्ति की क्षमता से थोड़ा ऊपर होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पूरी एकाग्रता से काम करता है और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाता है। इसे कभी कभी फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति फ्लो में होता है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता, वो पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। यही वो अवस्था है जिसमें रचनात्मकता और उत्पादकता सबसे अधिक होती है। लेकिन लोगों की क्षमता को विकसित करने के लिए केवल चुनौती देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही वातावरण भी चाहिए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल आता है सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है कि हम किसी समस्या को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि पूरे सिस्टम के हिस्से के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों का प्रदर्शन खराब है तो केवल कर्मचारियों को दोष देना आसान है। लेकिन सिस्टम थिंकिंग हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या प्रशिक्षण पर्याप्त है, क्या प्रोत्साहन सही है, क्या नेतृत्व स्पष्ट दिशा दे रहा है और क्या काम का वातावरण सहयोगी है। कई बार समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उस सिस्टम में होती है जिसमें वो काम कर रहा है। जब सिस्टम सही बनाया जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। यही कारण है कि सफल संगठन केवल प्रतिभाशाली लोगों पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो लोगों को सफल बनने में मदद करते हैं। लेकिन सिस्टम के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सीखने की मानसिकता। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमता तय है, वे सोचते हैं कि वे जितने बुद्धिमान हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि सीखने और प्रयास से उनकी क्षमता बढ़ सकती है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वो असफलता को हार नहीं मानता, वो उसे सीखने का अवसर मानता है। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसकी क्षमता सीमित है तो वो नई चुनौतियों से बचने लगेगा। धीरे धीरे वो अपने संभावनाओं को खुद ही सीमित कर लेगा। इसलिए सबसे सफल लोग वे होते हैं जो लगातार सीखने की आदत बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर वे सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। नेतृत्व की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है एम्पावरमेंट।
एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों को जिम्मेदारी और स्वतंत्रता देना ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सकें। जब लोगों को भरोसा दिया जाता है तो वे अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वे केवल आदेशों का पालन नहीं करते बल्कि समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। यही कारण है कि सबसे सफल टीमों में भरोसा और स्वतंत्रता दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन भरोसा तभी बनता है जब नेता खुद उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर नेता ईमानदार है, मेहनती है और दूसरों का सम्मान करता है तो धीरे धीरे पूरी टीम उसी संस्कृति को अपनाने लगती है। संस्कृति किसी संगठन की अदृश्य शक्ति होती है। ये तय करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब संस्कृति सकारात्मक होती है तो साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इन मानसिक मॉडल्स को समझने लगते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य का परिणाम नहीं होती। ये सही सोच, सही सिस्टम और सही वातावरण का संयोजन होती है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में केवल लोगों और निर्णयों को समझना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी समझना होता है कि बाजार कैसे काम करते हैं, प्रतिस्पर्धा कैसे बनती है और शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। दुनिया को समझने की यात्रा हमें एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र तक लेकर आती है, बाजार और शक्ति की दुनिया। हम चाहे इसे पसंद करें या नहीं, लेकिन आधुनिक समाज का बड़ा हिस्सा बाजारों, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक शक्तियों से संचालित होता है। कंपनियां, संस्थाएं और व्यक्ति लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो इस खेल को बेहतर समझते हैं वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाजार केवल पैसे का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान, रणनीति और नेटवर्क का भी खेल है। सबसे पहले एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार समझते हैं, मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब है किसी कंपनी या व्यक्ति की वो क्षमता जिससे वो बाजार में कीमत, नियम या परिस्थितियों को प्रभावित कर सके। अगर किसी बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक ही प्रकार का उत्पाद बेचती हैं, तो ग्राहकों के पास कई विकल्प होते हैं। ऐसे बाजार में किसी एक कंपनी के पास ज्यादा शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा उत्पाद बनाती है जिसका कोई मजबूत विकल्प नहीं है, तो उसके पास बाजार की शक्ति आ जाती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि किसी शहर में केवल एक ही कंपनी इंटरनेट सेवा देती है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के पास विकल्प बहुत कम होंगे। कंपनी चाहे तो कीमत बढ़ा सकती है या नियम बदल सकती है। यही मार्केट पावर है। इसलिए कई सफल कंपनियां केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ऐसा उत्पाद बनाने की कोशिश करती हैं जिसे आसानी से कॉपी ना किया जा सके। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल सामने आता है, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जैसे किसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, उसकी उपयोगिता भी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ लोग हैं तो उसका उपयोग बहुत सीमित होगा, लेकिन जैसे जैसे अधिक लोग जुड़ते हैं वो प्लेटफॉर्म अधिक मूल्यवान बनता जाता है। यही कारण है कि बड़े प्लेटफॉर्म समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। लेकिन बाजार में शक्ति केवल नेटवर्क से नहीं आती, कभी कभी ब्रांड भी बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। जब कोई कंपनी वर्षों तक अच्छा उत्पाद और भरोसा बनाती है तो लोग उसके नाम पर भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा एक प्रकार की अदृश्य संपत्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब लोग किसी प्रसिद्ध ब्रांड का उत्पाद खरीदते हैं तो वे केवल वस्तु नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं कि ये उत्पाद अच्छा होगा। इसी तरह प्रतिस्पर्धा की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण विचार है, डिफरेंशिएशन। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो आपको कीमत पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो लोग आपके काम को अलग पहचान देंगे। ये अलग पहचान ही प्रतिस्पर्धा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए कई सफल लोग और कंपनियां ये सोचती हैं कि वे क्या अलग कर सकते हैं। लेकिन शक्ति और बाजार की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है, स्केल। स्केल का मतलब है किसी प्रणाली की वो क्षमता जिससे वो बड़े स्तर पर भी काम कर सके। अगर कोई व्यवसाय केवल 10 ग्राहकों के साथ ही ठीक से काम कर सकता है तो उसकी वृद्धि सीमित होगी। लेकिन अगर वही प्रणाली हजारों या लाखों ग्राहकों के साथ भी उतनी ही प्रभावी रहती है तो उसका विस्तार तेजी से हो सकता है। यही कारण है कि डिजिटल व्यवसाय अक्सर तेजी से बढ़ते हैं। एक बार प्रणाली बन जाने के बाद उसे लाखों लोगों तक पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन बाजार और शक्ति की दुनिया को समझने के बाद हमें एक अंतिम और महत्वपूर्ण विचार तक पहुंचना चाहिए। ये सभी मानसिक मॉडल, निर्णय लेने के सिद्धांत, मानव व्यवहार की समझ, समय और जोखिम के विचार और बाजार की रणनीतियां मिलकर हमें दुनिया को देखने का एक नया तरीका देते हैं।
ये हमें ये नहीं बताते कि हर स्थिति में क्या करना चाहिए, बल्कि ये हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति को समझने के लिए किन विचारों का उपयोग करना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये मॉडल होते हैं तो आप किसी भी समस्या को अलग नज़र से देखते हैं। आप केवल सतह को नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे छिपे पैटर्न को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच अधिक स्पष्ट, अधिक संतुलित और अधिक प्रभावी बन जाती है। और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, बेहतर सोचना। क्योंकि जब आप बेहतर सोचते हैं तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं। जब आपके निर्णय बेहतर होते हैं तो आपके परिणाम भी बेहतर होते हैं। यही है सुपर थिंकिंग की शक्ति। अब अगर आपको ये यात्रा उपयोगी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने का एक नया तरीका दिया हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक और किताबों के सार आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि यही विचार किसी और की सोच भी बदल दें। और याद रखिए, दुनिया को समझने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।